हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम को और आज की लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रैबिन कार्प एल्गोरिथम। लॉजिक समझते हैं। पहले मैं एग्जांपल लूंगा और फिर मैं एक्चुअल एल्गोरिथम बताऊंगा जो रैबिन कार्प ने दी थी, राइट। तो रैबिन कार्प एल्गोरिथम को समझने के लिए मैं एग्जांपल से आप लोगों को स्टार्टिंग करूंगा और जब मेरा कॉन्टेक्स्ट बिल्डअप हो जाएगा कि यार रैबिन कार्प एल्गोरिथम इस पॉइंट ऑफ व्यू या इस कॉन्टेक्स्ट पे बिल्डअप हुई है, तो मैं एक्चुअल एल्गोरिथम को बताऊंगा और फिर उसको हम इंप्लीमेंट भी करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट मी डिस्कस दैट। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो रैबिन कार्प एल्गोरिथम होती है, मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी डिस्कस कर रखा है एल्गोरिथम, जब मैंने कंपैरिजन करा था सारे एल्गोरिथम्स को। जो रैबिन कार्प एल्गोरिथम होती है उसके अंदर जो प्री प्रोसेसिंग टाइम होता है वो होता है थीटा ऑफ एम। तो जो रैबिन कार्प एल्गोरिथम है इसमें थीटा ऑफ एम क्या होता है? प्री प्रोसेसिंग टाइम होता है। प्री प्रोसेसिंग टाइम होता है। और जो हमारा थीटा ऑफ एन माइनस एम प्लस वन एम, ये क्या होता है हमारे पास? वर्स्ट केस रनिंग टाइम। वर्स्ट केस रनिंग टाइम इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम का। सो बेसिकली इसके बारे में बात करते हैं। रैबिन कार्प एल्गोरिथम का क्या बेसिक आइडिया है, तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लूंगा और उस स्ट्रिंग को लेके मैं समझाऊंगा यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है बेसिकली रैबिन कार्प एल्गोरिथम का, राइट। सो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक यहाँ पे टेक्स्ट स्ट्रिंग लेता हूँ, टेक्स्ट टी। ठीक है ना, हम प्रीवियस वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं। एक टेक्स्ट टी स्ट्रिंग होती है, एक पैटर्न पी स्ट्रिंग होती है। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टी स्ट्रिंग दिया जिसको मैं बेसिकली ए बी सी डी ए बी सी ई ले रहा हूं। और मैंने बोला एक मेरे पास एक पैटर्न पी स्ट्रिंग है। तो मैंने बोला यहाँ पे मेरे पास एक पैटर्न पी स्ट्रिंग है जिसको मैं ले रहा हूं बेसिकली व्हाट, लेट्स से दिस इज बी सी लेते हैं इसको। ठीक है, तो बेसिकली रैबिन कार्प एल्गोरिथम बेसिकली हैशिंग के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ना। हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर जो भी हमें पैटर्न स्ट्रिंग दी गई है इसका पर्टिकुलरली एक हैश कोड हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं यूजिंग अ हैश फंक्शन। अब हैश फंक्शन किसी भी तरीके का हम ले सकते हैं, बट हम रैबिन कार्प का देखेंगे उसने क्या हैश फंक्शन दिया था और क्यों ऑप्टिमल हैश फंक्शन हमें लेना चाहिए। ऐसे नहीं हम कुछ भी हैश फंक्शन लेने, और कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं स्प्यूरियस हिट्स। तो उस सारे कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे और फिर एक्चुअल रैबिन कार्प एल्गोरिथम को मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो मैं बोल रहा हूं लेट्स से आई कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ दिस, मतलब मैं मैपिंग करा रहा हूं यहाँ पे कैरेक्टर ए की, किसी से भी मैपिंग करा सकता हूं। अगर मैं एस का वैल्यू से मैपिंग कराऊं आई कैन डू दैट आल्सो, कि ए बेसिकली 97 से मैप कर जाएगा इसके एस का वैल्यू से। बट अगर मैं 97 ले लूंगा यहाँ पे ना, तो यहाँ पे अगर मैं सब में एस का वैल्यूज ले लूंगा तो ऑब्वियसली जो मैं यहाँ पे लिखूंगा ना चीजें, वो सब बहुत लेंदी हो जाएंगी चीजें, है ना। जो नंबर्स होंगे, जो हैश कोड होगा वो काफी लेंदी हो जाएगा। तो रेदर देन मैं इसको सिंप्लिसिटी के लिए क्या कर देता हूँ, ए को 1 ले लेता हूँ, बी को 2 ले लेता हूँ, सी को 3 ले लेता हूँ। सिमिलरली अप टू मैं जेड तक यहाँ पे ले सकता हूँ, यहाँ पे जेड तक मैं ले सकता हूँ इसको, लेट्स से 26। तो आई कैन डू एनीथिंग और वट एवर आई वॉन्ट। और मैं सिंप्लिसिटी के लिए क्या कर रहा हूँ, अभी मैं जेड तक नहीं ले रहा हूँ, 26 अल्फाबेट्स नहीं ले रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ए बी सी डी को 4 ले लो, ई को 5 ले लेते हैं, एफ को 6 ले लेते हैं, जी को 7 ले लेते हैं, एच को 8 ले लेते हैं, आई को 9 ले लेते हैं और जे को 10 ले लेते हैं। तो मैंने ए से लेके जे तक बेसिकली मैंने बोला कि ए को मैं 1 ले रहा हूँ, बी को 2 ले रहा हूँ। तो बेसिकली एक कोड असाइन कर दिया मैंने 1 को कि ए बेसिकली मेरा 1 से मैप कर रहा है, बी 2 से मैप कर रहा है। इस तरीके से मैंने मैपिंग करी है, सबसे पहला काम। दूसरा मैं क्या करूंगा, इस पैटर्न के करस्पॉन्डिंग एक हैश कोड को इवेल्युएट करूंगा यूजिंग अ हैश फंक्शन। तो बेसिकली मैं बोलता हूँ कि जो मेरा बी है वो 2 है, जो मेरा सी है वो बेसिकली मेरा 3 है, और जो मेरा ई है वो बेसिकली 5 है। तो मैंने बोला जो मेरा हैश फंक्शन है वो क्या करता है, इन सारी वैल्यूज को क्या करता है, प्लस करता है। तो जो मेरा हैश फंक्शन है, और हैश फंक्शन क्या ले रहा है इनपुट में, एक पैटर्न पी ले रहा है। तो हैश फंक्शन क्या कर रहा है, हैश फंक्शन इनपुट में ले रहा है इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को, और वो बोल रहा है कि इनमें मैं प्लस ऑपरेटर इस तरीके से लगा दूंगा। और जो मेरा आउटपुट आएगा, जो कि इनको प्लस करने के बाद मेरा लेटर आएगा, वो कितना होगा, 5 6 7 8 9 10। तो मेरा आएगा आंसर 10। और ये बेसिकली मेरा क्या है, ये बेसिकली मेरा है हैश कोड। सो दिस इज द बेसिकली हैश कोड, दिस इज हैश कोड। और किसने इवैल्यूएट करा इसको, हैश फंक्शन ने। अभी हम देखेंगे रोलिंग हैश फंक्शन को भी। रोलिंग हैश फंक्शन बेसिकली रैबिन कार्प एल्गोरिथम ने दिया था। बेसिकली रोलिंग हैश फंक्शन क्या होता है, ऐसा हैश फंक्शन होता है जिस फंक्शन के अंदर हम नेक्स्ट वैल्यू को प्रीवियस वैल्यू से निकाल सकते हैं। तो वहां पे रोलिंग हैश फंक्शन का हम काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे टर्मिनोलॉजी मैंने बोल दिए हैं, बट या वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। अभी के लिए हम इतना समझेंगे कि इस तरीके से हमने मैपिंग करी और हैश फंक्शन अप्लाई करा, जो कि इन सबको प्लस कर रहा है। हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, हम ऐसे डिफाइन करते हैं हैश फंक्शन को, ये मल्टीप्लाई कर रहा है सारे नंबर्स को। तो मैं बोल दूंगा वहां पे हैश कोड अलग आएगा, राइट। वहां पे 30 आने वाला है अगर मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूं, राइट।
ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हैश कोड 10 आया इनको प्लस करने से, राइट। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है, क्या रेबेनकाल्ब एल्गोरिथम के पीछे कंसेप्चुअल ओवरव्यू है या कंसेप्ट क्या है। बेसिकली मैं क्या करूंगा, हैश मैप करूंगा। ये जो हैश कोड आया यहाँ पे, इस हैश कोड को मैं टेक्स्ट स्ट्रिंग से मैच करना चाहूंगा पैटर्न पी की। मतलब पहले मैं एबीसी का हैश कोड कैलकुलेट करूंगा, फिर बीसीडी का हैश कोड कैलकुलेट करूंगा। सिमिलरली मैं सारे जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एस हो सकती है, जितने भी शिफ्टिंग हो सकती है, उनकी सारी वैल्यूज हो सकती है। मतलब एस कहां से कहां तक जा सकता है, एन माइनस एम से जीरो से लेके एन माइनस एम तक जा सकता है, राइट। एस के हमने बारे में डिस्कस करा था कि जो वैलिड शिफ्ट्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट्स हम कितने करते हैं, वो करते हैं एन माइनस एम प्लस वन, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली हर शिफ्ट के करस्पॉन्डिंग में हैश कोड कैलकुलेट करूंगा, और जिस भी केस में हैश कोड मैच कर जाएगा, मतलब मैं बोल सकता हूं उस केस में मे बी मेरी जो स्ट्रिंग है वो मैच कर जाए, जो पैटर्न स्ट्रिंग है वो टेक्स्ट के अंदर मेरा मैच कर जाए, तो मैं उस केस में ब्रूट फोर्स अप्रोच करके हर एक कैरेक्टर को मैच कर पाऊंगा। तो ये कुछ बेसिक लॉजिक आइडिया है कि बेसिकली हैश कोड को मैं मैच कर रहा होता हूं रेबेनकाल्ब एल्गोरिथम में। मैं बेसिकली कैरेक्टर्स को मैप करता हूं, फिर एक हैश फंक्शन अप्लाई करता हूं, एक हैश कोड कैलकुलेट करता हूं। सिमिलरली मैं इसके लिए भी हैश कोड को अप्लाई करूंगा, तो मैं बोलूंगा ए बेसिकली 1 है, बी बेसिकली मेरा कितना है 2 है, और सी बेसिकली मेरा कितना है 3 है। तो ये बेसिकली 6 आ जाएगा मेरे पास। मैं बोलूंगा कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग या सब स्ट्रिंग के लिए ये वाला पर्टिकुलर हैश कोड मैच नहीं कर रहा है इस पैटर्न के लिए, तो मैं बोलूंगा कि ये और ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। तो पैटर्न कभी भी इस पर्टिकुलर एबीसी के इक्वल नहीं हो सकता, बिकॉज हैश कोड मैच नहीं कर रहा। अगर मैच कर गया तो मे बी इट विल बी इक्वल, राइट। मैं ये नहीं कह रहा डेफिनेटली इट विल बी इक्वल, बट मे बी इक्वल, राइट। तो उस केस में हमें ब्रूट फोर्स अप्रोच लगानी पड़ेगी, हर एक अकरेंस को हमें चेक करना पड़ेगा। फिर मैं बोलता हूं बीसीडी को चेक करते हैं, राइट। तो बीसीडी अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो बीसीडी में क्या होगा, B2 है, C3 है, और ये बेसिकली 4 है। तो इस केस में जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आएगा 9 आएगा। तो मैं बोलूंगा क्या 9 10 से मैच कर रहा है, ऑब्वियसली नॉट, इट इज नॉट मैचिंग। और मैंने एक और आइडिया डिस्कस आपसे बोला था कि यार यहाँ पे हम जो हैश फंक्शन ले रहे हैं दैट इज अ रोलिंग हैश फंक्शन। अब रोलिंग हैश फंक्शन का मतलब क्या है, जो हम नेक्स्ट वैल्यू निकालना चाह रहे हैं हैश की, और हैश कोड जो हम निकालना चाह रहे हैं वो बेसिकली हम प्रीवियस कोड से निकाल सकते हैं और प्रीवियस वैल्यू से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे ये 9 है तो मैं इसको इस तरीके से भी निकाल सकता था कि मैंने प्रीवियसली एबीसी के लिए 6 निकाला है, तो मैं बोल सकता कि मैं इस 9 को rather than calculating like this 2 + 3 + 4, अगर मैं रोलिंग हैश फंक्शन की बात करूं तो मैं जो प्रीवियस वैल्यू से ही मैं बेसिकली नेक्स्ट वैल्यू निकालना चाहता हूं। मतलब जो 6 आया मेरे पास, इस तरीके से मैं बोलूंगा 6 में से अगर मैं -1 कर दूं, मतलब a की वैल्यू माइनस कर दूं, तो मुझे b और c की मिल जाएगी, और उसके बाद मैं d को प्लस कर दूं यहाँ पे, तो मेरे पास बेसिकली 4 आएगा। तो 6 - 5 4 हो जाएगा, और 5 + 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो मुझे सेम वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग हैश फंक्शन, राइट। रोलिंग हैश फंक्शन का मतलब क्या है कि मैं नेक्स्ट वैल्यू हैश कोड के निकालना चाहता हूं यूजिंग द प्रीवियस वैल्यू, और यही रोलिंग हैश फंक्शन है कि रोल कर रहे हैं हम यहाँ से यहाँ तक और वैल्यूज को निकाल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इस रोलिंग हैश फंक्शन को यूज करके भी ये वैल्यू निकाल सकता हूँ 9 को, और सिंपली मैं यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स लेके भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं सी डी ए के लिए वैल्यू निकालूं तो सी मेरा है 3, डी बेसिकली मेरा है 4, और ए बेसिकली मेरा है 1। तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्या इस केस में मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा। तो मैं आगे वाले कैरेक्टर्स के लिए बोलूंगा, मैं बोलूंगा डी ए बी के लिए कैलकुलेट करो। क्या डी ए बी के लिए कैलकुलेट करना है, मुझे हैश कोड कैलकुलेट करना है। तो डी मेरा बेसिकली 4 है, ए बेसिकली मेरा 1 है, और बी बेसिकली मेरा कितना है 2 है। तो बेसिकली कितना आ जाएगा 7। क्या इस केस में मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। तो मैं फिर से बोलूंगा ए बी सी के लिए कैलकुलेट करो। ए बी सी के लिए मैंने कैलकुलेट करा, ए बी सी के लिए ए कितना है 1 है, बी कितना है 2 है, सी कितना है 3 है, कितना आया 6। क्या इस केस में मैच करा, नहीं करा। तो मैं बोलूंगा लास्ट वाले अकरेंस के लिए चेक करें, जो कि बेसिकली n माइनस m वाला अकरेंस होगा, राइट। मतलब उसने वाला शिफ्ट होगा। तो मैं बोलूंगा BCE के लिए अगर मैं बोलता हूं तो BCE के लिए अगर मैं हैश कोड कैलकुलेट करता हूं तो B बेसिकली मेरा 2 है, C बेसिकली मेरा 3 है, और E बेसिकली मेरा कितना है 5 है। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10। तो मैं बोलूंगा इस केस में हैश कोड यहाँ से मैच कर रहा है, इस पर्टिकुलर हैश कोड इस पर्टिकुलर हैश कोड से मैच कर रहा है, और ये एक ही बार ऐसा हुआ है कि हैश कोड मैच कर गया है। हमें इस केस में कोई भी स्पूरियस हिट नहीं मिला, राइट। उसको मैं डिस्कस करूंगा क्या होता है स्पूरियस हिट, बट अभी के लिए लीव दैट पर्टिकुलर वर्ड। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हैश कोड इससे मैच कर गया, मतलब ये स्ट्रिंग इससे मैच कर सकती है हमारी पैटर्न स्ट्रिंग के अंदर। तो मैं ब्रूट फोर्स लगाऊंगा यहाँ पे, मैं बोलूंगा हर एक कैरेक्टर हर एक अकरेंस को यहाँ पे चेक करेंगे। तो नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम में ऐसा हमने करा था, जो कंडीशन में सेटिस्फाई कराई थी वहां पे कि P1 को बेसिकली हम किससे मैच करा रहे होंगे, T S+ M से लेके S+ M तक।
हम इस तरीके से ये वाली कंडीशन को यहाँ पे सेटिस्फाई कराएंगे कि बी से मैच करेगा, सी से करेगा, ई से करेगा, और मुझे इस केस में पता लगेगा कि यार यहाँ पे मेरी स्ट्रिंग मिल चुकी है, पैटर्न पी इस टेक्स्ट के अंदर अकर कर रहा है। तो ये ओवरऑल थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मैंने दिया है, एक्चुअल रैबिन-कार्प एल्गोरिथम नहीं है, बट इसी पे बेस्ड है रैबिन-कार्प एल्गोरिथम, यही मेन कॉन्सेप्ट है उसके पीछे। इस तरीके से हम क्या करते हैं, हैश कोड कैलकुलेट करते हैं, मैच कराते हैं हैश कोड को, और जहां भी इक्वल होता है वहां पे हम क्या करते हैं, ब्रूट फोर्स को इस तरीके से अप्लाई करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और समझते हैं इसका ड्रॉबैक भी क्या है रैबिन-कार्प एल्गोरिथम का, और किस जगह पे फेल हो सकता है, और हमें कैसा हैश कोड लेना चाहिए जो कि रैबिन-कार्प ने एक्चुअली में सजेस्ट करा था। ठीक है, तो एक बार और थोड़े से एग्जांपल लेते हैं। तो मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल टू शो यू द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पूरियस हिट, और स्पूरियस हिट क्या होता है। तो द नेक्स्ट एग्जांपल मैं टी स्ट्रिंग लेता हूँ, CCA AED BA, राइट, और मैं पैटर्न स्ट्रिंग ले रहा हूं यहाँ पे, जो मेरी पी पैटर्न स्ट्रिंग है उसको मैं ले रहा हूं DBA। ठीक है, मैंने बोला ABCD मैंने ऊपर लिख रखा है, तो जो मेरा D है मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ। A बेसिकली मेरा 1 है, B बेसिकली 2 है, C बेसिकली मेरा यहाँ पे 3 है, D बेसिकली मेरा 4 है, E बेसिकली 5 है, F बेसिकली 6 है, G 7, H 8, I 9 और J 10। तो मैंने बोला D कितना है मेरे पास, D 4 है, B कितना है 2 है, और A कितना है मेरे पास 1 है। तो मैं यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, बेसिकली हैश कोड कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मेरे पास आया 7, राइट। ये हैश फंक्शन से मैंने बेसिकली क्या बोला, हैश फंक्शन से मैं बेसिकली इन सबको अप्लाई करूंगा। हैश फंक्शन के अंदर बेसिकली मैं पैटर्न पी डाल रहा हूँ, और मैंने बोला कि मैंने हैश कोड क्या कर दिया, यहाँ पे निकाल दिया मैंने, और मैं बोलूंगा कि हैश कोड देखते हैं अब कहाँ पे मैच कर रहा है टेक्स्ट के अंदर। तो मैं बोलता हूँ पहले ये 3 कैरेक्टर्स लूंगा मैं यहाँ पे, तो इसका हैश कोड अगर मैं निकालूं तो वो कितना होगा, 3 + 3 + 1, जो कि कितना होगा यहाँ पे होगा 7। अरे तो मैच कर गया, मतलब क्या ये चीज इससे मैच कर रही है, मैं ब्रूट फोर्स अप्लाई करूंगा, मतलब हर एक कैरेक्टर को इस पर्टिकुलर कैरेक्टर से मैच कराऊंगा। मैंने बोला C इज नॉट इक्वल टू D, मतलब ये चीज वैलिड नहीं है। ऑल्दो हैश फंक्शन यहाँ पे मैच कर गया, बट मेरे कैरेक्टर्स मैच नहीं करे, मतलब पैटर्न P टेक्स्ट के अंदर नहीं प्रेजेंट है, तो इस केस को हम बोलते हैं हमने स्पूरियस हिट को पा लिया है। मतलब ये क्या है, ये बेसिकली हमारा क्या है, स्पूरियस हिट है। स्पूरियस हिट है हमारे पास। ये स्पूरियस हिट क्या होता है, जो हमारा हैश कोड मैच कर जाता है बट हमारे कैरेक्टर्स मैच नहीं करते, तो हमारा क्या हो जाता है, स्पूरियस हिट को हम हिट कर लेते हैं। ओके, उसके बाद मैं बोलता हूं CAC ले लेते हैं, राइट, CAC अगले 3 कैरेक्टर्स ले लेते हैं। तो मैं बोलता हूं C की बेसिकली हैश कोड कितना है, 3 है, A का कितना है, 1 है, और उसके बाद C का कितना है, बेसिकली मेरे पास 3 है, तो यहाँ पे मेरा 7 आ गया। तो मैं बोल दूंगा इन 3 कैरेक्टर के लिए मुझे क्या करना है, इन 3 कैरेक्टर के लिए मैच करना है इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को। तो ऑल्दो यहाँ पे हैश कोड सेम आ गया है, हैश कोड सेम आ गया, बट यहाँ पे जो मेरी स्ट्रिंग है, जो पैटर्न स्ट्रिंग है, वो मैच नहीं कर रही है 3 कैरेक्टर से। तो मैं बोलूंगा फिर से आई हैव रीच्ड अ स्पूरियस हिट, राइट, स्पूरियस हिट मुझे दोबारा से मिल गया है। उसके बाद मैं दोबारा से ACC के लिए चेक करूंगा। अब ACC के लिए हम चेक करेंगे, तो अगेन वी विल गेट 7, बिकॉज यहाँ पे 1 + 3 + 3 करूंगा, मुझे 7 मिल जाएगा। अगेन यहाँ पे मैच नहीं करेगा ACC के लिए भी ये स्ट्रिंग, राइट, तो मैं बोलूंगा फिर से स्पूरियस हिट आ गया। तो यहाँ पे बहुत सारे स्पूरियस हिट्स आ रहे हैं, और यहाँ पे हम वेस्ट कर रहे हैं बेसिकली क्या, हम बहुत कंपैरिजंस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर केस के अंदर। तो हैश कोड बनाने का कुछ फायदा नहीं मिल रहा है यहाँ पे, है ना। प्रीवियस एग्जांपल में क्या था, हमें हैश कोड बनाया था, और हैश कोड बेसिकली एक कांस्टेंट टाइम में देखेंगे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उस हैश कोड को हम जब कांस्टेंट टाइम में कैलकुलेट कर ले रहे हैं, तो हमें ब्रूट फोर्स लगाना ही पड़ जा रहा है बार बार। तो ऑल्दो हमने हैश कोड से इस एल्गोरिथम को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करी, बट इन द वर्स्ट केस हमें क्या करने पड़े, कंपैरिजंस करने पड़ रहे हैं, ठीक है। और यहीं पे हम बात करेंगे कि अगर हम ऐसा हैश फंक्शन चूज करें जिससे मिनिमम नंबर ऑफ स्पूरियस हिट हम रीच करें, राइट। अगेन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने बोला ACC मैंने चेक कर लिया, अगेन मैं बोलूंगा CCA चेक कर लेते हैं। तो CC हमने देखा था अभी हैश कोड 7 आता है, तो अगेन उसमें मैच करेगा, स्ट्रिंग मैच नहीं करेगी, राइट। सिमिलरली वी कैन जस्ट डू लाइक दैट। और अगेन मैं DBA कहाँ मिलेगा, सबसे लास्ट में जाके मुझे मिलेगा, और मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ इस पर्टिकुलर केस के अंदर DBA जब मैं निकाल दूंगा, तो DBA का बेसिकली हैश कोड आएगा 7 अगेन, बट ये स्पूरियस हिट नहीं है, एक वैलिड हिट है, क्योंकि DBA बेसिकली इससे मैच कर गया। तो हमने देखा जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ स्पूरियस हिट होते हैं, वहां पे हमारी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी रीच हो जाती है, मतलब वहां पे मुझे सारे कंपैरिजंस करने पड़ रहे होते हैं, और नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम के पास हम पहुंच जाते हैं। बट जहां पे हैश कोड बेसिकली मैच नहीं करता, और बस बेसिकली इसके लिए ही हमारा हैश कोड मैच करता है और स्ट्रिंग भी मैच कर जाते हैं, तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि यार एवरेज केस रनिंग टाइम जो है रैबिन-कार्प एल्गोरिथम का, वो इन जनरल क्या होता है, बेटर होता है देन नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम। तो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर
क्या कॉन्सेप्ट मैंने समझा यहाँ पे, हैश कोड का क्या कॉन्सेप्ट है। अब रेवेनकार्प का जो एक्चुअल आइडिया था वो बेसिकली हैश फंक्शन पे था। हम हैश फंक्शन क्या लेंगे और रोलिंग हैश फंक्शन जिसको हम बोल रहे होते हैं, है ना, और कैसे हम ओवरऑल इंप्लीमेंट करेंगे आइडिया को। तो अब एक्चुअल रेवेनकार्प एल्गोरिथम को डिस्कस करते हैं, बट बिफोर दैट मैं एक बार हॉर्नर रूल को डिस्कस करना चाहूंगा। और हॉर्नर रूल क्या होता है फॉर इवैल्यूएटिंग पॉलिनोमियल्स, उसको हम इंप्लीमेंट कर लेते हैं बिकॉज दैट विल बी यूज्ड टू इंप्लीमेंट रेवेनकार्प एल्गोरिथम, राइट। और वो काफी इंपॉर्टेंट है अगर आपको हॉर्नर रूल नहीं पता होगा तो एक बार उसको डिस्कस करते हैं। आई थिंक इतना ओवरऑल आइडिया पता लग गया होगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं रेवेनकार्प एल्गोरिथम के अंदर, कैसे हम हैश कोड को निकालना चाह रहे हैं। कुछ एक ब्रीफ आइडिया, नॉट वेरी क्लियर आइडिया, बट थोड़ा एक ओवरव्यू, ब्रीफ ब्रेथ फर्स्ट ओवरव्यू मिल गया होगा किस तरीके से हम यहाँ पे हैश कोड कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से मैच करेंगे। स्पूरियस हिट क्या होता है, राइट, जहाँ पे हैश कोड मैच कर जाता है बट हमारी पैटर्न स्ट्रिंग मैच नहीं करती है, तो वो बेसिकली क्या होता है, स्पूरियस हिट होता है, राइट। तो हमें स्पूरियस हिट को मिनिमाइज करना है, कैसे, बाय चूजिंग अ बेस्ट और ऑप्टिमाइज हैश फंक्शन, और वही रेवेनकार्प एल्गोरिथम ने बोला था। बट मैंने बोला कि यार यहाँ पे एक चीज जो आपको जरूरत पड़ेगी जब आप कैलकुलेट करोगे, क्या, हैश कोड जब कैलकुलेट करोगे तो बेसिकली हॉर्नर रूल की आपको जरूरत पड़ेगी। तो उसको मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ और फिर मैं बताऊंगा कैसे हम इसको रेवेनकार्प में रेवेनकार्प में यूज करेंगे। तो लेट मी डिस्कस द हॉर्नर्स रूल फॉर कैलकुलेटिंग और इवैल्यूएटिंग पॉलिनोमियल्स। ओके, सो बेसिकली अब डिस्कस करते हैं हॉर्नर्स मेथड फॉर पॉलिनोमियल इवैल्यूएशन। हॉर्नर्स मेथड फॉर polynomial इवैल्यूएशन, राइट। इसको अब डिस्कस करते हैं और कैसे हम पॉलिनोमियल को इवैल्यूएट करते हैं और कैसे ये रिलेटेड है रेवेनकार्प एल्गोरिथम से, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और एक्चुअल मैंने बेसिकली एक ब्रेथ फर्स्ट ओवरव्यू दिया है कि ये कॉन्टेक्स्ट होगा जो हम डिस्कस करने वाले हैं। रेवेनकार्प एल्गोरिथम बेसिकली इसी आइडिया पे बेस्ड है। एक्चुअल रेवेनकार्प एल्गोरिथम मैंने अभी नहीं बताई है, राइट। वहां पे हम एक ऐसा हैश फंक्शन लेंगे जो कि रेवेनकार्प ने बताया था, तो वो एक ऑप्टिमाइज हैश फंक्शन होगा जहां पे हम मिनिमाइज कर पा रहे होंगे स्पूरियस हिट्स को। तो बिफोर दैट मैं यहाँ पे हॉर्नर्स मेथड डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो हॉर्नर्स मेथड क्या होता है, सो लेट मी टेक वन पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म लेट्स से cn x की पावर n प्लस cn minus 1 x raised to the power n minus 1 प्लस cn minus 2 x raised to the power n minus 2। बेसिकली एक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होता है हमारा, राइट। तो मैं बोल देता हूँ इस तरीके से cx प्लस c0। तो ये पॉलिनोमियल ले लिया मैंने p ऑफ x से, अगर मैं इसको डिनोट करूँ तो एक मेरा पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री n यहाँ पे। तो बेसिकली जो n डिग्री पॉलिनोमियल होता है वो कुछ इस तरीके के फॉर्म में होता है। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पे n डिग्री पॉलिनोमियल के, लेट्स से सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बेसिकली वो होता है जैसे 2x स्क्वायर प्लस 2, है ना। तो ये बेसिकली मेरा क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूँ तो 2x क्यूब माइनस 6s स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, इस तरीके से बोल सकते हो। तो यहाँ पे डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की, 3। तो n डिग्री पॉलिनोमियल मैं कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, राइट। ओके, यहाँ पे क्या चीजें हैं, तो बेसिकली x कुछ भी हो सकता है, राइट। ऐसे समथिंग इंटीजर और रियल वैल्यू कुछ भी हो सकता है x, जिस पर्टिकुलर x के लिए हम इस पॉलिनोमियल को इवैल्यूएट कर रहे हैं। और जो cn-1 ये क्या है, इंटीजर्स है। इट मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव, इट डजंट मैटर एट ऑल। तो ये बेसिकली ये क्या है, ये सब क्या है, cn-1 अप टू c1, ये सब क्या है, इंटीजर्स है। ये क्या है, इंटीजर्स है। और जो n है वो बेसिकली क्या है, वो हमारा क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ऑब्वियसली जो हम यहाँ पे लिखते हैं वो क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो एक पॉलिनोमियल इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है इन द जनरल फॉर्म। ओके, अब अपन का टास्क देखते हैं, अपन का टास्क क्या है और हम हॉर्नर मेथड से कैसे इस पॉलिनोमियल को इवैल्यूएट कर सकते हैं फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोल दिया लेट्स से x1 है या फिर x2 है, तो मैं इस पॉलिनोमियल को इवैल्यूएट करना चाहता हूँ। तो हॉर्नर मेथड को मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ टू इवैल्यूएट दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, और इसी फंडामेंटल को हम यूज करेंगे इन रेवेनकार्प एल्गोरिथम। तो इट इज मोर इंपॉर्टेंट कि हम इसको समझिए, राइट, और इसको हम इंप्लीमेंट भी करेंगे अभी कोड में। तो या दैट इज ओवरऑल आइडिया। सो बेसिकली मेरा टास्क क्या है, मुझे बेसिकली एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा। जैसे कि अगर मैं ले लूँ 2x क्यूब माइनस 6s स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये बेसिकली मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया है। तो लेट्स से मुझे एक पॉलिनोमियल एरे दिया गया है और इस पॉलिनोमियल एरे के अंदर बेसिकली मैं
पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स ले लेता हूं, तो मैं बोलूंगा 2 -6 2 -1 बेसिकली इसके अंदर मैंने डाल दिया है। तो इनपुट में पॉलिनोमियल के अंदर मुझे पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स मिल गए हैं और मैं बोलता हूं x = 3 के लिए इस पॉलिनोमियल को इवैल्यूएट करना है। मतलब ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल है और ये सारे कोफिशिएंट है इस 3 डिग्री पॉलिनोमियल के, तो ऑब्वियसली मैं इस डेटा को यूज करके इसको बना सकता हूं कि ये इस तरीके का मेरा पॉलिनोमियल दिख रहा होगा। तो मुझे इसको इवैल्यूएट करना है यूजिंग हॉर्नर्स मेथड, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसका आंसर यहाँ पे बोलूं तो वो कितना होगा, 2 में बेसिकली 3 करोगे -3 प्लस 2 into 3 -1, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वैल्यूएट होगी वो आएगी 5। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं तो लेट्स से अगर मैं बोलूं कि पॉली के अंदर मैं बेसिकली कोफिशिएंट डाल रहा हूं पॉलिनोमियल के, लेट्स से 2 0 3 1 और बोल रहा हूं जो x की वैल्यू है वो 2 है, तो ऑब्वियसली आप इससे पॉलिनोमियल को रिफ्रेम कर सकते हो कैसे, यहाँ पे मैं बोलूंगा 2 कोफिशिएंट और बेसिकली पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है यहाँ पे 3 है, राइट, अगेन 3 है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे देखो 4 कोफिशिएंट्स मैंने डाले हैं ना, तो यहाँ पे देखो 2x³ प्लस 0x² प्लस 3x⁻1 प्लस 1x⁻0, तो ऑब्वियसली जितना मेरा पॉली का साइज होगा, जितना मेरा पॉली का एरे का साइज होगा, -1 मेरा डिग्री होगा पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे 3 डिग्री मेरा पॉलिनोमियल है, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ 2x³ प्लस 3x+1 बेसिकली मेरा क्या है पॉलिनोमियल है, जो कि मैं इससे फ्रेम कर सकता हूँ। तो एट x = 2 मतलब 2 2³ प्लस 3 2 प्लस 1, तो ये मुझे इवेलुएट करना है यूजिंग हॉर्नर्स मेथड, राइट, डायरेक्टली नहीं करना है, मुझे ब्रूट फोर्स नहीं लगाना, मुझे हॉर्नर मेथड को यूज करना है। और हॉर्नर मेथड बेसिकली कितनी कॉम्प्लेक्सिटी में इसको करके दे देगा, बिग ऑफ n में, तो जो मेरा साइज होगा पॉली एरे का उतने मुझे टाइम में करके ये दे देगा। बिग ऑफ n टाइम में बेसिकली मुझे क्या मिल जाएगा, पॉलिनोमियल ये मिल जाएगा, राइट। और ऑक्सिलरी स्पेस क्या होगा, बिग ऑफ 1। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हॉर्नर्स मेथड से अगर हम कैलकुलेट करेंगे पॉलिनोमियल को तो वो होगी बिग ऑफ 1 और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बिग ऑफ n। तो डिस्कस करते हैं क्या एल्गोरिथम में हॉर्नर्स मेथड क्या करता है। तो बेसिकली बिग ऑफ n टाइम में हम बेसिकली इवैल्यूएट करना चाहते हैं इस पॉलिनोमियल को, तो मैं यहाँ पे बेसिकली पॉलिनोमियल लिखता हूँ दोबारा से 2x³ - 6x² प्लस 2x+1। तो अगर मुझे इसको इवैल्यूएट करना है तो मैं बोलूंगा यहाँ पे कि यार अगर मुझे इसको इवैल्यूएट करना है तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि पहले मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, प्लस करता हूँ, यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ, और x कॉमन लेने के बाद क्या होगा, जब मैं x कॉमन ले लूंगा तो यहाँ बचेगा 2 प्लस फिर से x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा x 6 माइनस 2x, क्योंकि मैंने 2x कॉमन लिए हैं, दैट्स वाई यहाँ पे x बचा। तो अगर इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, अबव एक्सप्रेशन ही बन जाएगा। तो बेसिकली हॉर्नर्स मेथड में क्या बेसिक आइडिया है, सो बेसिक आइडिया ये है कि मैं x कॉमन ले लेता हूं हर एक स्टेप पे, राइट। तो अगर आप इसको देखोगे ना तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, कोफिशिएंट को x से मल्टीप्लाई करो, अगला कोफिशिएंट प्लस करो, फिर दोबारा से x से मल्टीप्लाई करो, अगला कोफिशिएंट प्लस करो, फिर दोबारा से x से मल्टीप्लाई करो, फिर अगला कोफिशिएंट प्लस करो। तो ये एक फंडामेंटल आइडिया मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, इटरेटिव मेथड में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ हॉर्नर्स मेथड में टू इवैल्यूएट द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसका जो मेन आइडिया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो बेसिकली मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जो भी मेरा रिजल्ट होगा, रिजल्ट को मैं बेसिकली मैं क्या करूंगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n से इनिशियलाइज कर दूंगा। तो मैं जो रिजल्ट होगा मेरा बेसिकली उसको मैं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n से इनिशियलाइज कर दूंगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूं तो बेसिकली 2x³ - 6x² प्लस 2x-1 मेरे पास बेसिकली पॉलिनोमियल था। मैंने बोला यहाँ पे कि जो x की पावर n है उसके कोफिशिएंट से बेसिकली रिजल्ट को इनिशियलाइज कर दूंगा मैं, मतलब यहाँ पे इसको 2 से इनिशियलाइज कर दो। तो रिजल्ट को मैं यहाँ पे 2 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ। उसके बाद में क्या बोल रहा हूँ, इसको रिपीटिवली मल्टीप्लाई करूंगा रिजल्ट को x से, मतलब मैं क्या करूंगा, रिजल्ट को x से मल्टीप्लाई करूंगा, इस रिजल्ट को x से मल्टीप्लाई करूंगा, रिपीटेडली x से मल्टीप्लाई करूंगा और अगला कोफिशिएंट प्लस कर दूंगा, मतलब -6 को यहाँ पे प्लस कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा, नेक्स्ट कोफिशिएंट को ऐड कर दूंगा इसमें, राइट। और इसको मैं क्या करूंगा, रिपीटेडली करूंगा, रिपीटेडली मैं यहाँ पे करूंगा, मतलब एक लूप लगा के मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, रिजल्ट को मल्टीप्लाई बाय x और अगला कोफिशिएंट प्लस, इस तरीके से। और फाइनली मैं क्या कर दूंगा, लास्ट में रिटर्न कर दूंगा रिजल्ट। तो दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट बिहाइंड हॉर्नर्स मेथड, हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं किसी पॉलिनोमियल को। तो अगर मैं यहाँ पे हॉर्नर मेथड अप्लाई करके डायरेक्टली इसको इवैल्यूएट करूं एट x = लेट्स से 2, तो मैं बोलूंगा कि जो मेरा 2 है इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा x से,
जो कि 2 होगा यहाँ पे, और अगला कोफिशिएंट इसमें क्या करूंगा, प्लस करूंगा, मतलब 2 2 4 आ जाएगा मेरे पास आंसर। 4 में क्या करूंगा, 6 प्लस करूंगा, उसके बाद में यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने अगला कोफिशिएंट इसमें प्लस करा, अगेन इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, x से, मतलब यहाँ पे -2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अब -4 जो मेरा आंसर आया, उस -4 को मैं अगेन मल्टीप्लाई करूंगा किससे, x से, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा आंसर कितना आएगा, -8, और अगला कोफिशिएंट क्या करूंगा, प्लस करूंगा, मतलब +2 आएगा यहाँ पे। तो -8 + 2 इज नथिंग बट -6। फिर मैंने बोला x इज इक्वल टू 2 है, तो मैं इसको दोबारा से x से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब ये जाएगा 2 -12, अगला कोफिशिएंट प्लस करूंगा, तो ये आंसर आ जाएगा -13। तो ओवरऑल बेसिकली मैंने क्या कैलकुलेट करा, 2 की पावर 3 -6 2 स्क्वायर प्लस 2 2 -1, और इसकी वैल्यू आएगी -13। तो दिस इज what I have calculated using the Horner's method। सिंपली बात ध्यान रखें कि यार x की पावर n का कोफिशिएंट रिजल्ट के अंदर डालें, उस रिजल्ट को x से रिपीटेडली मल्टीप्लाई करें और साथ में कोफिशिएंट को भी ऐड करना है। तो रिजल्ट इनटू x प्लस नेक्स्ट कोफिशिएंट ऐड को हमें रिपीटेडली क्या करना है, कैलकुलेट करना है इस तरीके से, और इस तरीके से हम पॉलिनोमियल को इवैल्यूएट कर सकते हैं इन द big O of n टाइम विद big O of 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो दिस इज द ओवरऑल आइडिया ऑफ हॉर्नर्स मेथड। इसको एक बार कोड में इंप्लीमेंट करके देखते हैं, और कैसे कोड में हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। बहुत सिंपल सा आइडिया है कि रिजल्ट को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा और नेक्स्ट कोफिशिएंट से बेसिकली उसको मैं प्लस करूंगा, और ये चीज मैं रिपीटेडली करता जाऊंगा एक लूप के अंदर जो बेसिकली 1 से लेके n तक जाएगा। तो इसलिए मेरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ n हो जाएगी, राइट। तो n डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग O ऑफ n, राइट। तो लेट अस इंप्लीमेंट दिस इन कोड। So basically अब देखते हैं implementation, how we can implement Horner's method for evaluating polynomials। हम किसी भी polynomial को कैसे evaluate कर सकते हैं for a given value of x। मैं एक सबसे पहले काम करूंगा, मैं एक polynomial ले लेता हूं यहाँ पे, जो कि मैं लेने वाला हूं इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए, जो कि मेरा है बेसिकली 2x³ प्लस 6x² प्लस 2x +1। तो दिस इज माई पॉलिनोमियल। तो मैं कैसे लूंगा इसको इन कंप्यूटेशन फॉर्म, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि मैं एक पॉली एरे बनाता हूँ, और उसमें क्या करूंगा, इसके कोफिशिएंट्स ले लूंगा इस पॉलिनोमियल के, तो जो वो कितने होंगे 2, -6, 2, -1, राइट। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उसके बाद मैं बोलूंगा कि x इज इक्वल टू 3 के लिए इस पॉलिनोमियल को इवेल्युएट करना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, तो ऑब्वियसली मेरा जो पॉलिनोमियल की डिग्री होगा वो कितने होगी, n-1 होगी। n डिनोट कर रहा हूं मैं यहाँ पे लेंथ ऑफ कोफिशिएंट पॉलिनोमियल एरे, राइट। यहाँ पे कोफिशिएंट एरे है और कुछ नहीं है जो पॉलिनोमियल कोफिशिएंट्स को स्टोर कर रहा है। तो अगर इसकी लेंथ n है, तो मेरा जो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वो कितनी होगी, n-1 होगी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, मैं n को कैलकुलेट करता हूँ, जो कि बेसिकली पॉली जो एरे है उसका साइज होगा। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ साइज ऑफ पॉली डिवाइडेड बाय साइज ऑफ इंट, राइट। उसके बाद मैं यहाँ पे बोलता हूँ सिंपली मैं यहाँ पे सी आउट कर दूंगा, क्या सी आउट करूंगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 3। तो कितनी होगी वो, हॉर्नर एक मैं यहाँ पे फंक्शन बनाने वाला हूँ, और उसके अंदर मैं पास ऑन करूंगा पॉली एरे को, साथ में जितने डिग्री का पॉलिनोमियल है n-1 डिग्री का पॉलिनोमियल बन जाएगा, और एट x में इसको क्या करने वाला हूँ, इवेल्युएट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे बनाते हैं हॉर्नर फंक्शन। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा इंट हॉर्नर, और इसके अंदर मैं क्या पास करूंगा, पॉली पास करूंगा, मतलब पॉली एरे है मेरा। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या पास करूंगा, इंट n पास करूंगा। उसके बाद मैं बोलूंगा यहाँ पे इंट क्या पास करूंगा, इंट x पास करूंगा, कि इस पर्टिकुलर x की वैल्यू के लिए मुझे इसको इवैल्यूएट करना है। उसके बाद मैं बोलता हूँ कि जो मेरा रिजल्ट है उसके अंदर बेसिकली मैं क्या कर दूंगा, पॉली ऑफ 0 डाल दूंगा, राइट। जैसे कि मैंने डिस्कस करा था कि जो पहला कोफिशिएंट होगा वो बेसिकली मैं रिजल्ट के अंदर असाइन कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, रिपीटेडली इस रिजल्ट को मल्टीप्लाई करूंगा x से, और नेक्स्ट कोफिशिएंट को प्लस करूंगा एक लूप के अंदर, राइट। तो रिपीटेडली मैं ये काम कर रहा हूँगा। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा फॉर इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन n, क्योंकि मेरा जो साइज ऑफ पॉली एरे है वो कहां तक जा रहा है, n-1 तक जा रहा है, 0 इंडेक्स से लेके n-1 तक जा रहा है। 2 को ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है पॉली ऑफ 0 के रूप में, तो मैं यहाँ पे कहां तक जाऊंगा, n-1 तक जाऊंगा। तो i लेस देन n, i प्लस प्लस, मैं क्या बोलूंगा, रिपीटेडली क्या करूंगा मैं यहाँ पे रिजल्ट के अंदर, रिजल्ट को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा x से, और क्या प्लस करूंगा, और मैं यहाँ पे प्लस क्या करूंगा, पॉली ऑफ i। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिजल्ट बेसिकली पॉली ऑफ 0 है, तो पॉली ऑफ 0 को x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और फिर उसमें नेक्स्ट कोफिशिएंट को
क्या कर रहा हूं, यहाँ पे प्लस कर रहा हूं। तो रिपीटेडली मैं क्या कर रहा हूं, रिजल्ट को x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और फिर पॉली ऑफ i मतलब नेक्स्ट कोफिशिएंट को उसमें प्लस कर रहा हूं एज स्टेटेड बाय हॉर्नर्स मेथड। और सिंपली मुझे लास्ट में क्या कर देना है, रिटर्न को कर देना है, किसको, रिजल्ट को रिटर्न कर देना है। तो मेरा आंसर रिटर्न हो जाएगा। तो यूजिंग हॉर्नर्स मेथड वी हैव इवैल्यूएटेड दिस पर्टिकुलर पॉलीनोमियल फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ x इन योर big O of n time complexity and big O of 1 space complexity, right? So let me run the code. So यहाँ पे जो वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी आएगी यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस के अंदर, लेट मी डिस्कस दैट। तो यहाँ पे हमारे आ रही है 5, मतलब x इज इक्वल टू 3 पे इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5 आएगी, राइट? सो दैट्स ऑल अबाउट हॉर्नर्स मेथड। ओके, सो बेसिकली हमने डिस्कस कर लिया है हॉर्नर्स मेथड। एक बेसिक ओवरव्यू भी ले लेते हैं कि हम रैबिन-कार्प एल्गोरिथम में क्या कर रहे होंगे, हैश कोड क्या होता है, हैश फंक्शन, वो सब चीजें भी हमने थोड़ी थोड़ी देख ली थी, राइट? अब डिस्कस करते हैं क्या कॉन्सेप्ट है बिहाइंड रैबिन-कार्प एल्गोरिथम और कैसा हम हैश फंक्शन लेंगे रैबिन-कार्प एल्गोरिथम में ताकि स्पूरियस हिट्स कम से कम हो और हम कम से कम ब्रूट फोर्स मैचिंग कर रहे हो, राइट? तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं, एक एब्स्ट्रैक्ट एग्जांपल मैं लूंगा यहाँ पे, उसके बाद फॉर्मलाइज करूंगा एल्गोरिथम को और फिर हम सूडोकोड देख रहे होंगे। मे बी मैं इसको सेकंड पार्ट में सूडोकोड वगैरह बता दूं, बट मैं अभी बेसिक आइडिया बता दूंगा रैबिन-कार्प ने कैसे जो हमारा हैश फंक्शन का उसको ऑप्टिमाइज करा था, कैसे हम एक ऑप्टिमाइज हैश फंक्शन ले सकता था, तो उसका बेसिक आइडिया मैं बता दूंगा। बट अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या बिल्कुल डिटेल में सूडोकोड कैसे लिखेंगे, उसको बिल्कुल फॉर्मलाइज करेंगे उस मेथड को, कुछ एग्जांपल्स देंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा क्या होने वाला है बिहाइंड रैबिन-कार्प एल्गोरिथम, और अभी हम देख रहे हैं थोड़ा सा रैबिन-कार्प एल्गोरिथम के और थोड़ा सा डीप जाके, पास जाके, राइट? तो अभी हम ब्रेथ फर्स्ट ओवरव्यू ले रहे हैं, अगली वीडियो में अंदर डीप डेप्थ फर्स्ट ओवरव्यू लेंगे, राइट, पूरे कॉन्सेप्ट का। तो मैं यहाँ पे बोलता हूं एक एग्जांपल में लूंगा। तो मैं प्रीवियस वाला एग्जांपल ही ले सकता हूं, तो मैं टेक्स्ट स्ट्रिंग लेता हूं, लेट्स से CCA AEDBA। मुझे पता है यार इस केस में अंदर हैश कोड मैच कर रहा था, है ना? अगर मैं पैटर्न स्ट्रिंग P ले रहा था और पैटर्न स्ट्रिंग P क्या थी, DBA थी, तो मुझे पता था यार इस केस में हैश कोड मैच कर रहा है, इसका और इसका हैश कोड मैच कर गया था, बट कैरेक्टर्स इक्वल नहीं थे, मतलब मुझे एक स्पूरियस हिट मिल गया था, राइट, इस पर्टिकुलर केस के अंदर। तो मैंने बोला कि यार ये स्पूरियस हिट है, फिर अगेन मुझे एक स्पूरियस हिट मिला, राइट? तो मैं इसको कैसे अवॉइड कर सकता हूं, कैसे मिनिमाइज कर सकता हूं स्पूरियस हिट, बाय टेकिंग अ गुड हैश फंक्शन। तो उसको मैं कैसे लूंगा, मैंने बोला था पहले हैश फंक्शन बस प्लस कर देगा वैल्यूज को, अभी मैं बोलता हूं वो प्लस नहीं करेगा, अभी कुछ और हम लेना चाह रहे हैं, राइट? तो मैं काम करता हूं, यहाँ पे मैं पहले वैल्यूज लिख देता हूं सारी। तो A के करस्पॉन्डिंग 1 है, B C D E F G H I J, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 और ये 10, ठीक है? तो मैं बोलता हूं DBA, पहले हमने क्या लिया था 4 + 2 + 1 जो कि आया था हमारा 7, बट अभी मैं हैश फंक्शन को कुछ और लेने की कोशिश करूंगा। कैसे लेने की कोशिश करूंगा, देखते हैं क्या लूंगा मैं, ठीक है? तो बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूं रैबिन-कार्प ने कैसे सजेस्ट करा, कैसे उसने बोला कि यार हम ये हैश फंक्शन लेंगे तो हमारा आंसर सही आएगा, कम से कम स्पूरियस हिट्स होंगे, राइट? तो और डिटेल में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर सूडोकोड, अभी मैं बेसिक ओवरव्यू देके इसको खत्म कर दूंगा लेक्चर को, राइट? ओके, तो बेसिकली यहाँ पे DBA में कैसे कैलकुलेट करूंगा इसका हैश फंक्शन वो देखते हैं। तो मैं बोलूंगा कि जो D की वैल्यू है वो है 4, B की वैल्यू कितनी है 2 है और A की वैल्यू कितनी है 1 है। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं इसको 1 × 10 की पावर 0, 2 × 10 की पावर 1 और 4 × 10 की पावर 2, मतलब एक 10 फैक्टर में यहाँ पे जोड़ रहा हूं। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, 10 ही क्यों ले रहा हूं मैं यहाँ पे? बेसिकली 10 का ये कॉन्सेप्ट है कि जितने भी मैं कैरेक्टर्स ले रहा हूं उनकी जो लेंथ है, मतलब जो मेरी लेंथ ऑफ अल्फाबेट है, ठीक है, जो भी मैं यहाँ पे कैरेक्टर्स ड्रॉ कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर अल्फाबेट से ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको मैं सिग्मा से डिनोट कर रहा हूँ, और सिग्मा बेसिकली सेट ऑफ सिंबल्स है जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बेसिकली इस पैटर्न को बनाने के लिए। तो उसकी जो लेंथ है वो 10 है, ठीक है? जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वो बेसिकली लेंथ ऑफ माई अल्फाबेट है, मतलब इस अल्फाबेट में से जो भी मैं कैरेक्टर्स दूंगा उसी से मैं पैटर्न बनाऊंगा, तो वहां पे 10 मैंने इस तरीके से डाल दिया। तो इसका कॉन्सेप्ट है कि लेंथ ऑफ अल्फाबेट आप यहाँ पे 10 के रूप में ले लोगे और 4 × 10 की पावर 2, क्यों? क्योंकि ये 0th पोजीशन पे, ये 1 पे, ये 2 पे, तो 4 × 10 की पावर 2 + 2 × 10 की पावर 1 + 1 × 10 की पावर 0, इस फॉर्म में मैं इसको लिख रहा हूं। तो हैश फंक्शन अब मैंने बोला कुछ इस तरीके से मैं इवेल्युएट करूंगा इस पर्टिकुलर पैटर्न स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग। तो मैं बोलता हूं यहाँ पे मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा कितना आएगा 4 2 1। तो जो मेरा हैश कोड अब आया है वो है हैश
कोड ये आया 421 और इट इज बेटर देन 7 बिकॉज मैं यहाँ पे देखूंगा यहाँ पे स्पूरियस सेट्स जो होंगे हमारे वो मिनिमाइज हो जाएंगे और हमें क्या करना था स्पूरियस सेट्स को मिनिमाइज करना था ताकि हम अपने एल्गोरिथम को एवरेज केस में क्या कर पाए बेटर बना पाए देन नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम राइट। सो यहाँ पे अब मैं बोलता हूँ तो बेसिकली मेरे पैटर्न की जो लेंथ है वो बेसिकली 3 है और जो मेरे यहाँ पे टेक्स्ट स्ट्रिंग की लेंथ है वो बेसिकली n इज इक्वल टू 11 है। मैं बोलता हूँ CCA के लिए अब क्या कैलकुलेट करना है मुझे CCA के लिए अब मुझे कैलकुलेट करना है हैश कोड यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। मैं बोलता हूँ यहाँ पे C की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 2 बिकॉज ये सेकेंड पोजिशन पे है प्लस 3 इंटू 10 की पावर 1 प्लस A के लिए मैं कैलकुलेट करूंगा तो A के लिए होगा 1 इंटू 10 की पावर 0। इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 331। क्या ये मैच कर रहा है इससे? प्रीवियस केस में 7 आया था, ये भी 7 आया था, स्पूरियस सेट मिल गया था, बट यहाँ पे हैश कोड ही नहीं मैच कर रहा, मतलब ये स्ट्रिंग इसके इक्वल नहीं हो सकती, मतलब एक गुड हैश फंक्शन हमने ले लिया है राइट। तो इसी के बिहाइंड कुछ कॉन्सेप्ट है रैबिनकार्ब एल्गोरिथम का, वहां पे हम यही ले रहे होंगे बेसिकली लेंथ ऑफ अल्फाबेट सिग्मा यहाँ पे 10 और इस तरीके से हैश कोड कैलकुलेट कर रहे होंगे और ये जो चीज हमने कैलकुलेट करी है ना यहाँ पे एक पॉलिनोमियल के रूप में हम इसको देखते हैं और हॉर्नर्स मेथड से इसको कैलकुलेट करते हैं बिग ऑफ एन टाइम में, बिग ऑफ एन टाइम में इसको हम कैलकुलेट करते हैं राइट। दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू द हॉर्नर्स मेथड फॉर इवैल्यूएटिंग पॉलिनोमियल, वो बहुत हेल्पफुल होगा इसलिए मैंने उसको डिस्कस करा, इंप्लीमेंटेशन भी डिस्कस करी है। ठीक है आगे चलते हैं यार, CCA तो ले लिया, CAC लेके देखते हैं राइट। ये 3 कैरेक्टर्स अब लेके देखते हैं। तो CAC के लिए मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? एक तो तरीका है मैं इस तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूं 3 इंटू 10 की पावर 2 प्लस A के लिए बोल सकता हूं मैं 1 इंटू 10 की पावर 1 प्लस अगले C के लिए मैं बोल सकता हूं 3 इंटू 10 की पावर 0। या आई विल गेट माई आंसर एज 313। बहुत सिंपल से दिख रहा है, 3 है, ये 1 है, 3 है राइट। डेसिमल बेस सिस्टम आप समझ सकते हो यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे मैंने 10 लिया है, अदरवाइज अगर आप यहाँ पे कुछ और लोगे, लेट्स से आपने बोला A से लेके मैं Z कैरेक्टर्स दूंगा तो वहां पे आपके अल्फाबेट की जो लेंथ होगी वो होगी 26, तो वहां पे आप 26 की पावर 2 लिखोगे यहाँ पे, है ना। तो अभी मैंने डेसिमल बेस सिस्टम में और रेडिक्स 10 सिस्टम में मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं समझ सकता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे 313 डायरेक्टली लिख सकता हूँ। बट मैंने एक बात बोली थी कि यहाँ पे जो हम फंक्शन यूज करते हैं हैश फंक्शन, वो होता है रोलिंग हैश फंक्शन, और रोलिंग हैश फंक्शन का मतलब है कि जो नेक्स्ट वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगा वो मैं प्रीवियस वैल्यू से कैलकुलेट कर सकता हूँ। यही कॉन्सेप्ट होता है रोलिंग हैश फंक्शन का, और मैं उसको रोल करते हुए इस तरीके से वैल्यूज कैलकुलेट कर रहा हूँ राइट। दैट्स व्हाई रोलिंग हैश फंक्शन उसका नेम पड़ा है। तो यहाँ पे मैं रोलिंग हैश फंक्शन को यूज करूंगा। रोलिंग हैश फंक्शन को कैसे यूज करूंगा? रोलिंग हैश फंक्शन को मैं यहाँ पे यूज करूंगा टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ ऑल दिस, जो भी यहाँ पे मेरी विंडोज हैं उनकी मैं वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए राइट। तो मैं आगे बोलता हूँ CAC के लिए कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं रोलिंग हैश फंक्शन से वैल्यू, तो उसको एक बार डिस्कस करते हैं। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करूंगा मैं, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि ये हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी 331, ठीक है, इसी से कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट हैश की वैल्यू, नेक्स्ट हैश कोड की वैल्यू। तो बोलूंगा 331 में से अगर मैं माइनस कर दूं क्या, इस C के करस्पॉन्डिंग जो भी हैश आया था हमारा, मतलब जो भी वैल्यू थी 3 इंटू 10 की पावर 2, उसको मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास CA की वैल्यू बचेगी। बट मुझे एक चीज पता है यहाँ पे, क्या 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 कि जब मैं CAC कैलकुलेट कर रहा हूं तो यहां पे इसको मैं 3 इंटू 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस 1 इंटू 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस C को 3 इंटू 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मतलब यहाँ पे 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 1 है, बट यहाँ पे 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 0 है राइट। तो मुझे अगर इतनी चीज के इक्वल लाना है इस पर्टिकुलर चीज को, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, किससे? 10 से मल्टीप्लाई कर दूं। मतलब 331 में से मैंने ये पर्टिकुलर वैल्यू माइनस करी और 10 से मल्टीप्लाई करी बिकॉज मुझे इतनी चीज बनानी थी। तो ये जो चीज मेरी बनी है ये बेसिकली इस पूरी चीज के इक्वल है। और मैं बोलता हूं फिर मुझे ये वाली वैल्यू भी इसमें प्लस करनी होगी, तो मैं बोलूंगा जो मेरा अगला C है जो मेरा, उसको मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू को प्लस कर दूंगा, जो कि होगी बेसिकली 3। और मैं अगर 10 की पावर 0 लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, अदरवाइज 10 की पावर 0 कितना होगा? 1 ही होगा। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो आई विल गेट द सेम आंसर, 331 माइनस 300 इज नथिंग बट 31 एंड 310 प्लस 3 इज नथिंग बट 313 राइट। तो इस तरीके से मैं प्रीवियस वैल्यू को यूज करके नेक्स्ट हैश कोड वैल्यू को मैं ला सकता हूं और इवेल्युएट कर सकता हूं, एंड दिस इज बेसिकली रोलिंग हैश फंक्शन,
tr नेक्स्ट वैल्यू को प्रीवियस वैल्यू से कैलकुलेट कर लो। तो ऐसा हम रोलिंग हैश फंक्शन बनाने वाले हैं। दिस इज रोलिंग हैश फंक्शन। ठीक है, देखेंगे हम कैसा रोलिंग हैश फंक्शन बनाते हैं। ओके, सिमिलरली मैं आगे वाली वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकता हूं यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं दिखा नहीं रहा हूं बिकॉज इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस दिस इन मोर डिटेल। वहां पे हम सूडो कोड भी देखेंगे, डायलन करके भी देखेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे मैंने एक बेसिक आइडिया दे दिया क्या होगी रेबिन कार्प एल्गोरिथम, और हम इसी लॉजिक को फॉलो करते हुए इन सब चीजों को मैच कराएंगे। मैं इसका कोड निकालूंगा, मैं बोलूंगा 313 इससे मैच नहीं कर रहा तो मैं बोलूंगा आगे बढ़ जाओ। फिर दोबारा से इसके लिए रोलिंग हैश फंक्शन को यूज करूंगा टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। फिर रोलिंग हैश फंक्शन को यूज करूंगा और एट द एंड जब मैं यहाँ पे बोल आऊंगा इस तरीके से डीबीए पे। और अब इस पर्टिकुलर केस में चेक करना खुद से, कोशिश करना, ट्राई करना, एक भी हैश कोड मैच नहीं करेगा। और जो हैश कोड मैच करेगा वो यहाँ पे होगा और यहाँ पे सारी जो कैरेक्टर्स हैं वो मैच कर जाएंगे डीबीए के साथ। इसका मतलब है जो हमारा हैश फंक्शन जो हमने लिया है वो काफी अच्छा था। और हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे अवॉइड स्पूरियस हिट्स। तो हमने यहाँ पे अवॉइड कर दिया स्पूरियस हिट्स को और एक ही वैलिड हिट हमें मिला जो कि था ये डीबीए के साथ मैच कर गया। तो ओवरऑल जो हमने कॉम्प्लेक्सिटी थी इन एवरेज केस रिड्यूस कर दी। क्या कॉम्प्लेक्सिटी बनी, क्या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्या सूडो कोड रहेगा, सब चीज डिस्कस करते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी हमने क्या डिस्कस करा, ऑनर्स मेथड डिस्कस करा, एक ब्रेथ फर्स्ट ओवरव्यू लिया एल्गोरिथम का कि किस तरीके से हम हैश फंक्शन, रोलिंग हैश फंक्शन, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, ब्रेथ फर्स्ट ओवरव्यू लिया है हमने। अगली वीडियो के अंदर इसको डेप्थ में समझते हैं, इसका कोड लिखते हैं, सूडो कोड समझेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर lecture. If you really like this video, then like, share and subscribe, and bye bye.